तो भैया हम चले हैं यहाँ पे इस दुनिया के रहस्य ढूंढने, इस दुनिया के सवालों के जवाब देने। लेकिन यहाँ पे सवालों के और सवाल निकलते जाते हैं, सवाल निकलते जाते हैं और सवालों में ऐसे जवाब दिए जाते हैं कि वो जवाब अपने में ही सवाल है। द सोल्यूशन इज इन इटसेल्फ अ प्रॉब्लम। यही कुछ परेशानी थी इस फिलोसोफर के साथ, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। अब इनका नाम क्या है, इनका नाम ज़रा प्रोनाउंसिएशन बता देते हैं। यॉर्ग विल्हेम फ्रीडरिख हेगेल। अब ये जो जर्मन फ़िलासफ़र है, इनकी फ़िलासफ़ीज़ ने बड़े बड़े माइंड्स को भी कन्फ्यूजन में रखा, इन्फ्लुएंस भी किया और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी किया। इनकी फ़िलासफ़ीज़ पसंद भी करी जाती थी, लेकिन नीचे तबके से भी देखी जाती थी। कहा जाता था ये बंदा कुछ भी कहना चाहता था, जानबूझ के फ़िलासफ़ी को कॉम्प्लिकेट करता था अपने को ऊंचा दिखाने के लिए। इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे हेगेल जो है उनकी फ़िलासफ़ी असल में कॉम्प्लिकेटेड है तो क्यों है, उसके पीछे का मीनिंग क्या है, या फिर सब बहरूपपना है और इसके पीछे कुछ सरफेस लेवल पे कुछ है नहीं, बट जानबूझ कर डेप्थ देने की कोशिश करी गई है। तो ये लेक्चर प्राइमरीली फोकस्ड रहेगा इनके मिस इंटरप्रेटेड पार्ट्स को जानने में और एक ओवरव्यू देने में इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स विच इज़ द डायलेक्टिक मेथड ऑफ फिलोसफी। तो उसको जान लेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा सबको यहाँ पे तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। हेगेल के ऊपर एक अल्टीमेट लेक्चर हम आपके सामने विस्तार से ले आएंगे। अल्टीमेट मतलब मेरी भाषा में भाई 2 से 3 घंटे होते हैं। चाहिए होगा तो ज़रूर बताना। और भैया ज़रा हमारे बालों पे ना जाएं। बिना चश्मे के जब हम बाल कटवाते हैं हमें कुछ नहीं दिखता। मैंने हाँ पे हाँ भैया हाँ, हाँ भैया हाँ, सोशल प्रेशर में आ गया, हाँ पे हाँ मिलाता गया। बाद में जब चश्मा लगाया तो मैं पता नहीं क्या KGF का सुपरस्टार या KGF जो फिल्म है उसका विलन पता नहीं क्या लग रहा था। वो बोल रहा था मैंने आपकी दाढ़ी भी वैसी बनाई है, आपके बाल भी। तो ये ज़रा छपरी लुक को इग्नोर करते हुए हम लेक्चर पे फोकस करेंगे। बाल है, जो चीज़ उगरी उगने दीजिए, उग जाएगी। लोग ज़रा फोर्स कर रहे थे बाल कटवा लो बाल कटवा लो, थोड़े टूर लगने हैं इसलिए तो हम ज़रा अभी, लेकिन हम बाद में अपने ज़रा खान बाबा वाले फॉर्म में बहुत जल्द आ जाएंगे। इनको समझने के लिए इनकी एक छोटी सी कहानी ले लेते हैं। लेक्चर दे रहे थे ये अपनी यूनिवर्सिटी में और एक स्टूडेंट इनसे ज़रा पूछता है थोड़े विचारों विमर्श में कि भाई जो आप बताना चाह रहे हैं मेरे ऊपर से बाउंसर गया है, तो आप ज़रा प्लीज़ वापस से हेगेल साहब समझा देंगे। तो हेगेल हंसते हुए, मतलब वो ईगो वाली हंसी होती है ना, उसमें बोलते हैं कि अगर तुम मेरी फ़िलासफ़ी समझ पा रहे हो तो तुम सही में मेरी फ़िलासफ़ी नहीं समझ पाए हो, तो मैं समझा के करूँगा क्या। अब वो लड़का बेचारा ज़रा थोड़ा शर्मिंदा हो गया, अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर देख रहा है और बाकी बच्चे थोड़ा हंसी चेहरे पे लेकिन घबराए हुए कि यार इस प्रोफेसर से तो कोई कुछ पूछ भी नहीं सकता है। इनको कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिख विल्हेम नीचे जैसे फिलोसोफर्स को फॉलो करते ही थे, बट शोपेनहावर जैसे फिलोसोफर इनसे ज़रा थोड़ा चिढ़ते भी थे। बट हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, हम यहाँ पे एक अनबायस्ड ओपिनियन रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं कि इनकी फ़िलासफ़ी में क्या क्या गलत है और इनको इतनी गालियाँ क्यों पड़ती है पूरी दुनिया से। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट इज़ इनका कॉम्प्लेक्स राइटिंग स्टाइल। जो इनकी सिस्टमेटिक फ़िलासफ़ी है, जो एक सिस्टम से चलती आती है। सिस्टमेटिक फ़िलासफ़ी समझ लो एपिटोम ऑफ फ़िलासफ़िकल राइटिंग होती है, फ़िलासफ़िकल डिलीवरी होती है, जिसमें आप हर चीज़ सिस्टमेटिकली रखते हो, पॉइंट वाइज रखते हो, लॉजिकली रखते हो, एनालिटिकली रखते हो, जिससे कोई गलती की गुंजाइश ना हो सके। लेकिन इनका राइटिंग स्टाइल इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी आसान चीज़ों को भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाते थे कि वो लोगों को चुभने लग गए और लोग उस चीज़ की वजह से इनसे चिढ़ने लग गए। दूसरा इनका जो रीज़न था वो था इंटेलेक्चुअल एलिटिज़म। ये अपने को एलिट कैटेगरी के फ़िलासफ़र में शामिल करके समझते थे कि भाई मैं सबसे ऊँचा हूँ, मैं इनलाइटेंड हूँ, मेरे पास दुनिया भर की नॉलेज है, मुझसे ऊपर कोई हो नहीं सकता, मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, सवाल उठाएगा तो सबसे बड़ा गधा है। तो इस वजह से भी लोग उनसे काफ़ी चिढ़ते थे। तीसरे पे इनका सिस्टमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी आता है कि ये इतना ज़्यादा सिस्टम्स में चले गए थे, हर ईजी से ईजी चीज़ को इतना सिस्टम में समझाने की कोशिश करते कि ये सिस्टम ही ओवरराइड हो गया, एरर 404 आ गया भाई साहब। मतलब फ़िलासफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गई, कॉमन जनता को समझ में ही नहीं आई। किताबें इनकी लोग लेना ही नहीं चाहते थे और लेते भी थे तो गाली बक के 2 पन्ने पढ़ के बंद कर देते थे बिकॉज ऑफ इट्स मुश्किल कॉम्प्लेक्सिटी। चौथा इसलिए इनको इतनी हेटरेड मिलती थी बिकॉज इनके पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ज़रा थोड़े अजीब थे। इनके जो डायलॉग्स थे ऑन जस्टिस, ऑन फ्रीडम,
वो ज़रा थोड़े से अथॉरिटेरियन रूल के तरफ जाते थे, रुझान ज़रा अथॉरिटेरियनिज़म के तरफ था, सिंगल पार्टी या सिंगल पर्सन रूल था कि उसी के हाथ में पूरी सत्ता, पूरी कंट्रोल, पूरी पावर होनी चाहिए और कोई वो पावर ले नहीं सकता, तो लोग इससे ज़्यादा चिढ़ते थे। पांचवा, मिसयूज बाय फॉलोअर्स। इनके जो फॉलोअर्स थे इतना ज़्यादा अंधभक्त बन जाते थे, जैसे अंधभक्त होते हैं ना किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के, कि भाई इन लोगों ने उस फिलॉसफी को उठा के गलत पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सोसाइटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। इसके प्राइम एग्जाम्पल फ्रीडरिख विल्हेम नीचे है। क्या हुआ, नीचे की फिलॉसफी को थर्ड राइख हिटलर ने एक्सप्लॉइट किया, जो कि हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे आई कार्ड पे डाल दूंगा। हिटलर ने एक्सप्लॉइट किया और किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करके दिखाया कि फ्रीडरिख नीचे ही हमारे गॉड फादर है, जो कि असली में नहीं था। अगर नीचे जिंदा होते कंटाप बजा के लाल कर देते, बोलते अब सिकाई भी नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। सातवां था इनका एनालिटिक फिलॉसफी रिजेक्शन, विच वॉज कि लेटर फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स में ज़रा इनकी एनालिटिकल अप्रोच को कुछ ज़्यादा ही एनालिटिकल घोषित करके खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई इतना ज़्यादा एनालिटिकली आप घुसेंगे तो अच्छी बात नहीं है, जनता को समझ में नहीं आने वाला है। फाइनली हिस्टोरिकल मिस इंटरप्रिटेशंस। हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इनकी दर्शन को लिया गया, इनकी फ़िलॉसफी को लिया गया है, समझने में गलती हुई है, समझने में बैरियर आए हैं, जिस वजह से इनकी फ़िलॉसफी मिस इंटरप्रेट हुई है। अब यहाँ पे तो हमने बात कर ली भाई दुनिया किस तरीके से नेगेटिवली देख रही थी हेगेल को, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इनको मिस इंटरप्रेट भी किया गया था। इनकी फ़िलॉसफी में क्या क्या था? सबसे पहली चीज़, इनका एक मेथड था डायलेक्टिकल मेथड, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनोवेटिव डायलेक्टिकल मेथड, किस तरीके से आर्गुमेंटेशन होती थी, ये जो तरीका लाए थे अपने डायलेक्ट्स को रखने का, वो बड़ा इनोवेटिव था। और उससे जो इन्होंने हिस्ट्री और आइडिया समझाए वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। उसके बारे में भी हम थोड़े सा रुक जाओ, चर्चा करते हैं। दूसरा, बहुत हॉलिस्टिक फ़िलॉसफी थी। हॉलिस्टिक मतलब हर चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश करते थे, हर जगह ये हर दायरे में कदम रखने की कोशिश करते थे, हर स्कूल ऑफ थॉट को थोड़ा सा कैप्चर करके उसको सिस्टम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, जहाँ पे इनकी कोई गलती कह नहीं सकता, लेकिन दुनिया ने इनको बहुत गलत तरीके से ले लिया था, इंटरप्रेट बहुत गलत तरीके से किया था। इनका इन्फ्लुएंस भाई महान फिलोसफर्स पे हुआ है, कार्ल मार्क्स पे हुआ है, पॉलिटिकल थिंकर, कार्ल मार्क्स पे लेक्चर है, फ्रीडरिख विल्हेम नीचे पे भर के लेक्चर है, फिर मार्टिन हाइडेगर, अभी उन पे एक दो ही लेक्चर है, और लेक्चर आएंगे। ये सारे बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स थे, ये सारे बड़े फिलोसोफर्स थे। कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी में था, कोई एग्जिस्टेंशलिज्म में था, कोई फिनोमेनोलॉजी में था, फिलोसफी ऑफ एक्सपीरियंस में था, और उन सबको इन्फ्लुएंस हेगल ने ही किया, और हेगल की वजह से ही वो काम आगे बढ़ता गया। चौथा, इनका जो कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फिलोसफी था, वो बहुत ज़्यादा था। फ्रीडम के ऊपर बात करी इन्होंने, जस्टिस के ऊपर बात करी, फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी एज वन के बारे में बात करी, तो उससे बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल थ्योरीज डेवलप हुई, भले ही पॉजिटिव सेंस में हुई हो, नेगेटिव सेंस में ही हुई हो। मैं तो ये कहता हूँ भाई नेगेटिव सेंस में भी हुई हो, कुछ तो सीखने को मिला उस चीज़ से कि ये नहीं करना है, अच्छा ये ऐसा होता है तो ये हमें तो बिल्कुल कतई नहीं करना है, तो कुछ तो डेवलपमेंट हुआ। अथवा सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी फ़िलॉसफी का एम्फेसिस हमेशा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर आता है। हिस्ट्री का इस्तेमाल करते थे फ़िलॉसफी में हमेशा से फ़िलोसफर्स का मतलब था आगे क्या होने वाला है या अभी क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करो। बहुत हम रोमांटिक है, अपने बारे में बात करेंगे, अभी के बारे में बात करेंगे, उससे पहले क्या हुआ था किसी को मतलब नहीं। लेकिन इन्होंने बोला भाई हिस्ट्री को जब तक नहीं समझोगे फ़िलॉसफी नहीं समझ पाओगे। तो हिस्ट्री को इन्होंने उठा के जैसे दूध से मक्खी निकाल के नहीं फेंकते, वैसे नहीं फेंका, उसको इज्जत दी। छठा, रिकॉग्निशन ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। चेंज एक सोसाइटी में कितना ज़रूरी होता है, डेवलपमेंट कितना ज़रूरी होता है, बिना उसके दर्शन नहीं बन सकता, बिना उसके सोसाइटी नहीं बन सकती। तो चेंज के ऊपर इनका वार्तालाप, डेवलपमेंट पे इनका वार्तालाप। सातवां तो मिस इंटरप्रिटेशन है ही। बहुत लोग हेगल की फ़िलॉसफी को मुश्किल समझ के इतना ओवर सिंप्लीफाई करते हैं कि उनका जो मेन मुद्दा था, असली मुद्दा था, जो वो महत्व अपनी फ़िलॉसफी और दर्शन का समझाना चाहते थे, वो बह जाता था, वो डाइल्यूट हो जाता था, वो हवा में उड़ जाता था। तो मिस इंटरप्रिटेशन वन ऑफ द मेन रीज़न है क्यों इनको बुरे नज़र से देखा जाता था, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते थे, आसान करने के लिए ख़राब कर देते हैं इनकी फ़िलॉसफीज़। आठवां, फ़िलॉसफिकल डेप्थ, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करनी, द एब्सोल्यूट के बारे में बात करना, मेटाफिजिकल रियलिटी के बारे में बात करना, व्हाट इज़ बियॉन्ड दिस मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करना, ये सब के ऊपर इन्होंने कवर किया, जो कि बहुत बड़ा योगदान था फ़िलॉसफी के क्षेत्र में। अगर आप फ़िलॉसफी के क्षेत्र में डंका बजा रहे हैं तो आप में कोई ना कुछ बात तो है जो आप डंका बजा रहे हैं, है ना। इतने लाखों करोड़ों लोग आते हैं हर साल और लाखों करोड़ों लोग निकल जाते हैं,
हर साल तो नहीं, लेकिन निकल जाते हैं। नाम कुछ ही का होता है, कुछ ना कुछ तो छोड़ के जा रहे हैं भाई। नोवा इनके एथिकल एंड सोशल इंसाइट्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे। एथिक्स क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है, सोसाइटी को किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए, और एक सोसाइटी में कम्युनिटी फॉर्मिंग क्या होती है, उस कम्युनिटी फॉर्मिंग में एथिक्स और मोरालिटी का क्या रोल होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, ये बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ मैंने आपके लिए ग्राउंड वर्क रख दिया, विच इज़ भाई क्यों एक तरफ देखा जाता था गलत नज़र से हेगल को और एक तरफ अच्छाइयाँ उनमें क्या थी। तो एक अनबायस्ड आप समझ लें फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे क्या है, फिलॉसफी को अनबायस्ड तरीके से समझाना है। मेरे 99% लेक्चर्स तुम देखोगे कहीं एक आध हो जाता है स्लिप ऑफ टंग जहाँ मेरे बायसनेस निकल जाते होंगे, बट मैं अपने बायसनेस को कभी सीप इन नहीं करने देता हूँ, कभी आने नहीं देता हूँ फिलॉसफी में, क्योंकि फिलॉसफी का असली मार्गदर्शन जो है, असली सत्य जो है वो खो जाएगा अगर आपने उसमें अपने बायसनेस ला के छोड़ दी। अब भैया यहाँ तक अगर आ गए हो तो ये जो रेट देख रहे हो सब्सक्रिप्शन का, ये ज़रा डूब रहा है, इसको आप रिवाइव करें, ज़रा मदद करें इस चैनल को आगे बढ़ाने में। बीच में लेक्चर नहीं आए तो ज़रा थोड़ी चैनल की लग गई, तो उसको बेहतर बनाने के लिए ज़रा थोड़ा मदद कर दें। एल्गोरिथम तो समझते नहीं कि काम चलते हैं बहुत, लेकिन मदद कर सकते हैं। लाइक और ये सब्सक्रिप्शन रेट को ऊपर बढ़ाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टेलीग्राम में मैं इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक तक एक अनाउंसमेंट डाल दूंगा कोर्स का। सितंबर में कोर्स फाइनली आ रहा है, अब मैं इसके बाद डिले नहीं करूँगा, पुश करके मैं उसको किसी तरह कंप्लीट करके, क्योंकि इसमें मेहनत जारी है, तो कंप्लीट करके उसका अनाउंसमेंट दे दूंगा। तो टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। अनाउंसमेंट 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, कोर्स के बारे में, एंड एग्जैक्ट डेट्स कब लॉन्च होगा। तो भैया स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ज़रा इसको छू के नहीं डेप्थ में ही बताऊँगा मैं। हेगल्स डायलेक्टिकल मेथड। अब डायलेक्टिक्स मतलब क्या होता है कि एक सत्य है, ये है सत्य, इस फोकस था इंजय भाई, ये सत्य है, दो लोगों को इस सत्य तक पहुंचना है, दोनों भी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है, ओपोजिंग आइडियाज़ हैं, दोनों डिबेट करेंगे, दोनों अपना अपना पक्ष विपक्ष रखेंगे, लेकिन पहुंचना दोनों को सत्य की तरफ है, तमीज़ के दायरे में रहते हुए। उसको बोलते हैं डायलेक्टिक्स, जिसमें एक्सचेंज ऑफ ओपोजिंग आइडियाज़ होता है कि मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ से आ रहा हूँ, मैं इस्लाम की तरफ से आ रहा हूँ, मैं बुद्धिज़्म की तरफ से आ रहा हूँ, मैं हिंदुज़म की तरफ से आ रहा हूँ, मैं जैनिज़्म की तरफ से आ रहा हूँ, मैं सिखिज़्म की तरफ से आ रहा हूँ। ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव में चला गया, बट ये होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ वही है, उस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के तरफ या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो भी हमने ऑब्जेक्ट या गोल रखा है वहाँ तक पहुँचना है, उसको बोलते हैं डायलेक्टिक्स। अब इनके 3 की एलिमेंट्स थे जो इनकी डायलेक्टिक्स की फ़िलॉसफी को बनाते थे। एक था थीसिस, ठीक है, एक था एंटीथीसिस और एक था सिंथेसिस। यहाँ पर मैं विस्तार से ज़रा थोड़ा समझा देता हूँ। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग लगता है, बट मैं 2-3 एग्जांपल्स देके इसको अच्छे से समझाऊँ। अब थीसिस मतलब एक इनिशियल कॉन्सेप्ट उठा के दे दिया कि ये ऐसे होता है, जैसे ये अभी केले का छिलका है ना, अभी केले का छिलका पीला है। अब एंटीथीसिस क्या हुई कि भाई केले का छिलका से पीला नहीं है, इसके ऊपर चिकत्ते हैं, दाग धब्बे बने पड़े हैं, है ना। अब सिंथेसिस क्या होगा, मतलब थीसिस का उल्टा, उसको अपोज करने वाला एंटीथीसिस, नाम से पता लग रहा है। अब सिंथेसिस जिसमें दोनों का मिलन होगा कि भाई ठीक है ये पीला है, इसके ऊपर चिकत्ते हैं, लेकिन है तो ये टूटी है ये, लेकिन है तो ये केले का छिलका ही, जिसमें दोनों आइडियाज़ एक साथ आ सकते हैं और एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हमने थीसिस को भी मिला दिया, एंटीथीसिस को भी मिला दिया, दोनों का मिश्रण बना दिया, तो एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सोच विचार चाहिए उसको समझने के लिए, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब थीसिस का इनिशियली एक डिटेल्ड प्रोपोजिशन होता है, प्रपोज करते हैं हम कोई भी आर्ग्यूमेंट कि इस सोसाइटी में इंडिविजुअल फ्रीडम इम्पॉर्टेंट होती है, ये हमारी थीसिस हो गई। अब आती है एंटीथीसिस, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। उसके कॉन्ट्रडिक्शन में ये कहा जा सकता है कि भाई कितने सोशल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कितने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, कहीं रुकाव होता है। अब तुम कह रहे हो इंडिविजुअल फ्रीडम है, फ्री कहाँ से हो भाई, मेरी शादी हो रखी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ऑफिस जाता हूँ, नौकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब माए बाप का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भैया कहाँ से मैं फ्री हो गया।
तो मेरे लिए इंडिविजुअल फ्रीडम का तो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यहाँ पे आता है भैया सिंथेसिस। दोनों दुश्मनों के बीच में, थीसिस और एंटीथीसिस के बीच में कलेश चल रहा है। उस कलेश को रोकने के लिए आए हैं सिंथेसिस। बोले मैं खड़ा हूँ, आपका दादा का सबका बदला लेगा ये तेरा सिंथेसिस। और वो क्या कहता है भाई, रिकंसाइलेशन, ठीक है, मिलजुट के रहते हैं, क्यों विवाद करना है, ठीक है भाई, सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और हाँ ठीक है भाई, इंडिविजुअल फ्रीडम भी है। जिस दिन इंसान इस दुनिया के सोशल कंस्ट्रेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब मैं सीमित हूँ अपनी चीज़ों को लेकर, सीमित हूँ अपनी फ्रीडम को लेकर, वो समझ लेगा वो अपने में ही फ्रीडम है। मतलब कि भाई मैं समझ गया भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, काम रहेगा, चाहे मैं कितना पुश कर लूँ। होता है ना हम लोग अपने फोकस है कि नहीं, हाँ हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, जब फ्री हो जाएंगे तब कर लेंगे। फ्री तुम कभी नहीं होने वाले। जिस दिन ये रियलाइज़ कर लोगे तुम फ्री कभी नहीं होने वाले, तो तुम चैन की सांस ले सकोगे। तो वही कह रहा है तुम्हारा सिंथेसिस। ये सत्य जान लो कि इंडिविजुअल फ्रीडम पानी है, तो ये कॉन्सेप्ट को रियलाइज़ कर लो कि इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। जिस दिन कर लोगे, दोनों थीसिस एंटीथीसिस दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। इसका एप्लीकेशन कहाँ हुआ? इन्होंने हर चीज़ को इसी कॉन्सेप्ट में देखना शुरू कर दिया। मैंने एक थीसिस दी, थीसिस से मैंने इनिशियल ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, आर्ग्यूमेंट दिया, प्रपोजिशन दिया, ठीक है, प्रपोज किया, कोई आर्ग्यूमेंट मैंने दिया। अब एंटीथीसिस आके उसके बीच में फ्लॉज निकालेगी। अब उन फ्लॉज को मद्देनज़र रखते हुए सिंथेसिस आके बोलेगी भाई अब थीसिस और एंटीथीसिस का मिलन करवा लो, अब वो दोनों साथ रहेंगे। तो तीनों चेन के तरह चलते हैं। थीसिस आएगा, एंटीथीसिस विरोध, थीसिस आएगा कुछ कहेगा, एंटीथीसिस विरोध करेगा, और उस विरोध, उन दोनों विरोधियों को साथ मिलाने के लिए जज की तरह आएगा तुम्हारा सिंथेसिस, कि दोनों मिल बांट के रहो। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग होता है विच इज़ थीसिस बन रहा है, जिसमें एंटीथीसिस आके बोलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस, इसमें तो कुछ नहीं है, और सिंथेसिस बोलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिकमिंग, कि भाई बनाया चलो बनाया जाए। एक है कि हाँ है थीसिस, एंटीथीसिस नहीं है, और सिंथेसिस चलो मिल बांट के कुछ ना कुछ तो बनाया जाए। हाँ और ना का मिलन करके कुछ तो बन सकता है। तो ये कुछ वैसा ही हो गया जैसा हमने प्री सोक्रेटिक वाला 4 घंटे वाला जो लेक्चर बनाया था उसमें बात करी थी। क्या बात करी थी भाई? ओपोजिंग फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं इस दुनिया में। प्री सोक्रेटिक की बात कर रहे, जब तक ब्लैक नहीं होगा वाइट नहीं होगा, रात नहीं होगा दिन नहीं होगा, गर्मी नहीं होगी ठंडा नहीं होगा, लव एंड स्ट्राइफ जो बात हमने करी थी जिस भी फिलोसफर के बारे में, लेक्चर देखो तब पता लगेगा जाके, मेरे को भी याद नहीं आ रहा अभी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वही है यहाँ पे, जब तक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा तब तक कोई कॉन्सेप्ट बन ही नहीं सकता। इसी के बारे में बात करी थी हेगल ने। सोसाइटी का प्रोग्रेस करवाना है तो इसी सिस्टम के हिसाब से चलो, सोसाइटी खुद पे खुद प्रोग्रेस करना शुरू कर देगी। तुमको धक्का नहीं धकेलना नहीं होगा उसको, वो खुद पे खुद सोसाइटी की प्रोग्रेस की गाड़ी चलना शुरू कर जाएगी। यहाँ पे मैं ज़्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसको शायद नहीं समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छे से वैसे तो मैंने समझाया था। बट लेट्स टेक कॉलेज का एग्जाम्पल। यार मेरी घड़ी टूट गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हुए हेगल बाबा की काम को आगे बढ़ाते हुए समझ लो तुम्हारी थीसिस है कि तुम कॉलेज गए और तुमने डिसाइड किया है, तुमको ये पता है कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए होते हो। ये मौज काटेंगे, लौंडा लपाटी करेंगे, मस्ती काटेंगे, थोड़ा बहुत उड़ा लेंगे इधर उधर, है ना, सूंघना वूंघना कर लेंगे, अपना नशा वशा कर लेंगे। एंटीथीसिस है, तुम्हारे प्रोफेसर कहते हैं भाई पढ़ाई ज़रूरी है, ग्रेड ज़रूरी है, ग्रेड्स नहीं लाओगे लाइफ इज़ अ रेस, तेज़ नहीं भागोगे पीछे छूट जाओगे। वायरस अपने कॉलेजेस में होते हैं, प्रोफेसर वायरस 3 इडियट्स पढ़े लो, जिसको जो समझ नहीं पाया हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ना ज़रूरी है, ग्रेड्स कमाएंगे, नौकरी कैसे मिलेगी? कौन नौकरी देगा? राजू रस्तोगी और फरहान कुरैशी को। रणछोड़ दास कह रहे हैं नहीं भैया मज़े करने हैं हमें। अब यहाँ पे तो थीसिस बन गई और प्रोफेसर की बात, वायरस की बात एंटीथीसिस बन गई। अब अचानक से पेपर वेपर होता है, ग्रेड्स कम आते हैं, तुम्हारा दिमाग बचता है, खनकता है, अब रियलाइज़ होता है यार दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। अब आया यहाँ पे सिंथेसिस कि चलो मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ूंगा लेकिन सैटरडे संडे में मौज काटूंगा, सैटरडे संडे में कुछ भी करूँ लेकिन मंडे टू फ्राइडे में पढ़ूंगा। तो सिंपली थीसिस हो गई तुम्हारी कि मज़े करने के लिए कॉलेज, है ना। एंटीथीसिस हो गया नहीं भाई पढ़ने के लिए कॉलेज, जो प्रोफेसर कह रहे हैं। और सिंथेसिस है हाँ भाई दोनों भी है कॉलेज, मज़े भी करो पढ़ो भी।
पढ़ोगे नहीं, कम नंबर आएंगे, लात खाओगे पिछवाड़े पे। लेकिन वो हमें चाहिए नहीं, लात नहीं खानी। तो ठीक है भाई, एक सिंथेसिस आया, दोनों का मिलन करवा दिया, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई होगी, सैटरडे संडे मौज कटेगी। तो ये था लेक्चर। हेगल 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 बोलने वाला था मैं, हेगल होता है। हेगल के ऊपर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना एक अंगूठे के साथ, विच इज़ लाइक। कमेंट करना कि तुम्हें क्या पर्टिकुलरली चाहिए हेगल के बारे में। अपना कोई एग्जांपल देना, थीसिस, सिंथेसिस, एंटीथीसिस, इंटरेस्टिंग जो है ना। और अगर चाहते हो तो इसके ऊपर एक अल्टीमेट लेक्चर 2 से 2.5 घंटे का, 3 घंटे का मैं करूँगा नहीं, बहुत लंबा हो जाता है, बट इन डेप्थ होगा तो बताना, और डेप्थ में हम जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं भैया किसी और लेक्चर में, है ना भैया। चलो कट लो, एक टेस्ट करूँगा। नहीं 2 ले ले, 3 ले ले। ओ कहाँ लगा हुआ है? अरे भाई यार, बताना चाहिए था ना।